मैं स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट अहमदाबाद का स्टूडेंट हूँ और हमारा एफएफए का रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ जिसके अंदर मैंने 90% मार्क्स जो हैं वो स्कोर किए हैं। अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि हम किस तरह से 30 डेज़ में आसानी से एफएफए का पेपर पास कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इजीली मैट्रिक सर्टिफिकेट हम किस तरह से स्कोर कर सकते हैं। तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिए लिख रखे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि जब आप टीचर का लेक्चर सुनते हैं तो आप जो भी लेक्चर है टीचर का उसको अपने पास नोट करें। फिर आप उसके बाद घर जाएं, आप उस टॉपिक को रीड करें बुक से और उसकी किट ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और बात जो है जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो बताना चाहूँगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस होता है। और कॉन्फिडेंस आपको कैसे मिलेगा? कॉन्फिडेंस आपको तब मिलता है जब आप अपने मॉक्स, अपनी किट को अच्छे तरीके से करते हैं। जब आप अपने मॉक्स और किट को अच्छे तरीके से करते हैं तो फिर आपको यकीन हो जाता है कि आप पेपर में बैठने के काबिल हैं और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पास तो एटलीस्ट आप तो कर ही लेंगे, क्योंकि जब आपको यकीन हो गया है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो फिर आप एक ईजी तरीके से पेपर के अंदर बैठते हैं। आप पैनिक नहीं करते, आप ठंडे दिमाग से सोच पाते हैं और इस तरह फिर आप अच्छा स्कोर करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पेपर का पैटर्न है या किस तरह से शॉर्ट्स हैं वो आए और किस तरह से जो है वो लॉन्ग्स हमारे पास आए। तो सबसे पहले हम शॉर्ट्स की बात करते हैं। शॉर्ट्स को एटलीस्ट आप 55 मिनट्स टू 1 आवर दें, इससे ज़्यादा टाइम मत दें। क्योंकि 35 शॉर्ट्स हैं, क्योंकि हम लोग जो फर्स्ट 4 पेपर्स देते हैं उसके अंदर हमें 50 शॉर्ट्स होते हैं तो उसके लिए हमारे पास 2 आवर्स होते हैं। तो 35 शॉर्ट्स हैं तो मेरे ख्याल में आपको 55 मिनट्स, 1 घंटा या 1 घंटा 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना चाहिए उसको। तो जो शॉर्ट्स आए थे वो मोस्टली आपको F1 F2 से भी आते हैं, जिसके अंदर कुछ बहुत ही सिंपल होते हैं जिनमें डबल एंट्रीज में पूछ रहा होता है और आपके पास एक्रूड प्रीपेमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके शॉर्ट्स आते हैं। उसके बाद जो हम एफएफए के लेवल पे आ जाएं तो जो रीवैल्यूएशन है, जो डेप्रिसिएशन है, एक्सेस डेप्रिसिएशन है, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उसको एग्जामिनर ज़रूर टच करता है। क्योंकि आप F1 और F2 में पुराने टॉपिक्स तो एटलीस्ट आपने टच किए होते हैं और आप उसका पेपर दे चुके होते हैं। तो एफएफए के लेवल के लिए वो आपको ज़रूर टच करेगा और ज़रूर टेस्ट करेगा कि आपने जो डेप्रिसिएशन है, एक्सेस डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको आता है नहीं आता। इसके अलावा आपको रिवैल्यूएशन मॉडल जो है उसके बारे में आपको पता है नहीं पता। फिर कुछ जो हमारे शुरू में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में आपको पता ही नहीं पता। इन्वेंट्री के बारे में आपको पता ही नहीं पता। इन्वेंट्री का जो स्टैंडर्ड है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आता है नहीं आता। इन्वेंट्री किस तरह से रिकॉर्ड होगी, एनआरवी पे रिकॉर्ड होगी, लोअर ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड होगी, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एफएफए के अंदर थी वो कैपिटलाइजेशन वाला चैप्टर था, जिसके अंदर हम रिटेन अर्निंग्स पढ़ते हैं, हम शेयर कैपिटल पढ़ते हैं। इसके जो शॉर्ट होते हैं वो आपको ज़रूर टेस्ट करता है। वो पूछता है कि शेयर प्रीमियम का बैलेंस क्या होगा, क्योंकि सम स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर औकात बोनस इशू में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बोनस इशू में जब हम लोग बोनस इशू करते हैं तो उसके अंदर आपका शेयर प्रीमियम का बैलेंस कम होता है, लेकिन वो शेयर कैपिटल के बैलेंस को एडअप करना नहीं है उनको आता है, या फिर वो उसको एडअप करना भूल जाते हैं या वो उसको स्किप कर जाते हैं। और उसके बाद जब बोनस इशू के बाद दोबारा वो राइट इशू का दोबारा आपको दूसरा ऑप्शन देता है, तो फिर आप जो बोनस इशू हुआ होता है और आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज कर जाता है, आप उसको कंसिडर नहीं करते। समटाइम्स ऐसा होता है। जो मेरे साथ कुछ दोस्त थे उनके साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ऐसी गलती नहीं करनी। इस वीडियो का मकसद ये है जो गलतियाँ स्टूडेंट्स या हमने या मैंने की वो आप ना करें। अब हम लोगों का जो FA1 और FA2 के अंदर ट्रायल बैलेंस था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके शॉर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और थोड़े बहुत ट्रिकी भी होते हैं। कंट्रोल अकाउंट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को हम जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। और कुछ जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज, पार्टनरशिप एंड स्टोल ट्रेडरशिप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिक, जो आप FBT या F1 में भी पढ़ते हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बारे में 1-2 शॉर्ट्स ज़रूर आ जाते हैं। जैसे कि मुझे आया था कि अब 2 बंदे हैं और वो एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको कौन सी चीज़ सूट करेगी। तो 3 ऑप्शन उसने दिए हुए थे। एक सोल ट्रेडरशिप उसने दिया,
एक उसने लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का ऑप्शन दिया, और तीसरा ऑप्शन उसने पार्टनरशिप का दिया। तो क्योंकि अगर दो बंदे हैं तो वो सोल ट्रेडरशिप तो नहीं कर सकते, क्योंकि सोल ट्रेडरशिप में एक बंदा होता है। या तो वो पार्टनरशिप करेंगे, या फिर वो कोई लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, या उस तरीके से वो बिजनेस करेंगे। तो हमारा ऑप्शन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एंड जो पार्टनरशिप है वो बनता है। ये एक तरह का क्वेश्चन है जो मुझे याद है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब हम लोग आ जाते हैं लॉन्ग्स पे। लॉन्ग्स का ये है कि आपके पास अगर लॉन्ग में ज़्यादा टाइम होता है तो आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरह से कि जो आपके लॉन्ग हैं उनके अंदर डेटा बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप जल्दी करेंगे तो आप डेटा ओवरलुक करेंगे, और अगर आप डेटा को ओवरलुक करेंगे तो फिर आप जो है आंसर सही नहीं निकाल सकते। क्योंकि हम जब एक चीज़ निकालते हैं, फॉर एग्जांपल हम जैसे मुझे कंसोलिडेशन का फाइनेंशियल पोजीशन का क्वेश्चन आया हुआ था, तो अब रिटेन अर्निंग्स है, उसके अंदर उसने पर्क दिया हुआ था। अब रिटेन अर्निंग्स आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में भी लिखी होती है, उसके वो रिपोर्टिंग डेट की होगी, एट एक्विजिशन भी वो आपको देता है। तो आपको दो तीन जगह पे, तीन अलग अलग जगह से डेटा उठाना है, और अगर आप जल्दी करेंगे तो आपसे अगर एक चीज़ भी ओवरलुक हो गई तो आपका रिटेन अर्निंग का आंसर गलत हो सकता है। ठीक। अब अगर हम लोग आ जाएं उसके, ये तो फॉर एग्जांपल आपको मैंने कंसोलिडेशन का बता दिया, उसका पहला टास्क इस टाइप का था। अब हम दूसरे टास्क पे हैं। दूसरा टास्क काफ़ी इजी मुझे उसने दिया हुआ था। उसने बोला था कि आप इरिकवरेबल डेट की एंट्री बताओ। तो इरिकवर डेट की एंट्री इजी है। आपको पता है कि हम डेबिट इरिकवर डेट्स को करते हैं और क्रेडिट रिसीवेबल्स को करते हैं। ये सारा ये टास्क 2 में था। फिर उसके बाद वो कंपनी के बारे में पूछ रहा था, जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है चैप्टर, उसके बारे में इस तरह के अगर 20 to 50% आपके पास शेयर्स हैं तो वो कंपनी एसोसिएट होगी, सब्सिडरी होगी, वो क्या होगी। तो डेफिनेटली अगर आपने सर आमिर का लेक्चर सुना है, आपने उनका चैनल देखा है, आपने उनके मॉक्स देखे हैं, तो आपको डेफिनेटली ये बात पता होगी कि वो एसोसिएट है 20 to 50% के दरमियान। और अगर अगर अबाउट 50% है तो जाहिर सी बात है वो आपकी सब्सिडरी है, आपका उस पर कंट्रोल है। और एक और बात जो इस परसेंटेज के अलावा वो देता है, वो कहता है कि आप 6 में से 4 डायरेक्टर्स जो हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं। 6 में से 4 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का मतलब ये है कि आपके पास मेजॉरिटी है। आपके पास मेजॉरिटी है, इसका मतलब है आपके पास कंट्रोल है, और अगर आपके पास कंट्रोल है तो वो आपकी सब्सिडरी है। ठीक है, ये तो कंसोलिडेशन की बात होगी। अब जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन मुझे आया था वो रीड्राफ्टिंग का था। अब हम रीड्राफ्टिंग पे आ जाते हैं। रीड्राफ्टिंग में हमें सर ने क्वेश्चंस कराए थे। सर के क्वेश्चन जो हैं वो पड़े हुए हैं वीडियो उनकी एफएफए की प्लेलिस्ट के अंदर, जो कि एक क्वेश्चन मुझे याद है कि जिसका नाम था जर्सी को। अब जो जर्सी को था उस टाइप का क्वेश्चन था, एग्जैक्टली वो नहीं था, लेकिन मेरे कुछ जो फ्रेंड्स हैं उनको इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जो सर ने मॉक्स अपलोड किए हैं, जो सर ने लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड किए हैं। राउंड अबाउट 20 क्वेश्चन हैं जो रियल एग्जाम है और जो रिपीट होते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं हो सका, लेकिन उसी तरह के होता है और लेवल वही होता है। अगर आपको वो चीज़ आती है, आपको बैक कॉन्सेप्ट पता है, तो आपको कोई मसला नहीं होगा उस क्वेश्चन को करते हुए। तो हम आ जाते हैं रीड्राफ्टिंग पे। अब जो हमने मैंने बोला जर्सी को का क्वेश्चन था। जर्सी को के क्वेश्चन में उसने हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलवाने का बोला था। तो उसमें सिंपल था, ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग करें तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती थी। लेकिन इसके अंदर जो मुझे क्वेश्चन आया था उसमें अंदर थोड़ी सी चेंजेस थी। उसने कैरेज इनवर्स दिया हुआ था परचेजेस के नीचे। तो जब हम लोग थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ सेल्स के फॉर्मूले को मॉडिफाई करें तो हम लोग ओपनिंग लिखते हैं, परचेजेस लिखते हैं, उसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड कर, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल्स में गलत किया गया, ओपनिंग लिखते हैं, परचेजेस लिखते हैं, और कैरेज इनवर्ड्स परचेजेस के अंदर एम ऐड करते हैं, उसमें से क्लोजिंग लेस करें, आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। ठीक है। तो जो रीड्राफ्टिंग का क्वेश्चन है उसमें कंसोलिडेशन या जो कैश फ्लोज के क्वेश्चन भी आते हैं, तो कैश फ्लोज और कैश फ्लोज और कंसोलिडेशन से ज़्यादा डेटा होता है। और जो मुझे क्वेश्चन आया था उसका पहले ऊपर उसने पॉइंट्स दिए हुए थे सब, फिर नीचे उसने ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था, ट्रायल बैलेंस के नीचे भी उसने कुछ पॉइंट्स दिए थे 6 to 7। तो वही बात है कि आपने जल्दी नहीं करनी, आपने एमटीक्यूज के लिए टाइम ज़रूर बचा के रखना है। और अगर आप एमटीक्यूज के लिए टाइम बचा के रखते हैं तो आपसे डेटा ओवरलुक नहीं होगा। ओवरलुक क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जल्दी नहीं करते। ठीक है। तो रीड्राफ्टिंग के क्वेश्चंस इस तरह थे, आप कॉस्ट ऑफ सेल्स बता दें, आप परचेजेस बता दें, आप अगर थोड़ा टास्क 2 पे आ जाएं
तो वो आपसे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पूछ लेता है, फिर वो उसके अंदर कुछ चेंजेस करता है, वो आपके अंदर टैक्स पेबल दे देगा, चार्ज फॉर द ईयर दे देगा, टैक्स पेड पूछ लेगा, आपसे जो है वो नेट बुक वैल्यू के लेजर ज़रूर बनवा लेगा। इस तरह की चीज़ें वो आपको ज़रूर टेस्ट करता है, और ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट एफएफए का एग्ज़ाम देंगे तो आपको मेरा एक्सपीरियंस आई होप कि ज़रूर हेल्प करेगा। और जो रिज़ल्ट्स हैं हमारे एसपीएम के, वो बड़े बेहतरीन आए। मैं 90% स्कोर कर सका। मेरे फ्रेंड्स हैं 92 एंड 91 उन्होंने स्कोर किया। इसकी सारा जो क्रेडिट है वो एक टीचर को जाता है जो आपको पढ़ाता है, यानी सर आमिर शकूर साहब। अब वो कैसे? क्योंकि देखें हमारे पास जो टाइम था एफएफए का एग्ज़ाम देने के लिए वो 30 डेज़ था। हमने 30 डेज़ के अंदर इस पेपर को प्रिपेयर किया, और 30 डेज़ के अंदर आप इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि ये रमज़ान का महीना था। हमारी क्लासेस जो है वो थोड़ी लंबी हो जाती थी, और आपको इसमें कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके, आप आराम से 30 डेज़ के अंदर डील कर सकते हैं इसके साथ। 20 डेज़ के अंदर राउंड अबाउट हमारे लेक्चर्स जो है वो फिनिश हो गए थे। साथ-साथ आपने लेक्चर्स नोट करने हैं, आपने लेक्चर्स को गौर से सुनना है, आपने उन लेक्चर्स को अपनी बुक के साथ कॉन्ट्रास्ट करना है, आपने उसके बाद घर जाके उस चैप्टर को रीड करना है, उस चैप्टर की एक्टिविटीज़ को स्किप नहीं करना, आपने उसकी किट करनी है घर जाके अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने टेस्ट्स को इग्नोर नहीं करना, आपने अपने टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद आपने जब मॉक्स देने हैं तो पहले मॉक में ही आप ऐसे बैठें कि जैसे आप पेपर दे रहे हैं। अगर आप ऐसे बैठेंगे तो आप जो 6, 7, 8 या मॉक देंगे, जितने भी मॉक्स देंगे, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो इन्हेंस होंगी, और आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। और इसकी वजह से आप एक और जो टिप है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो आपने मॉक्स के अंदर गलतियाँ की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रीवैल्यूएशन के क्वेश्चंस गलत किए हैं, आपने डेप्रिसिएशन, एक्सेस डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस गलत किए हैं। आप उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफ़ाई करें, आप उन क्वेश्चंस को अलग पेज पे लिखें, आप देखें कि आपने कॉमन मिस्टेक्स क्या की, और आपने वो मिस्टेक्स जो हैं पेपर में नहीं करी। मॉक्स का बेसिक मकसद यही है कि आप मॉक्स में बेशक मिस्टेक करें, मॉक्स में मिस्टेक की गुंजाइश है, लेकिन वो मिस्टेक आपने जाके पेपर में नहीं करनी। तो ये मेरा रिव्यू था, और मैं आप सबको यही कहूँगा कि आप अगर एसीसीए को परस्यू करना चाह रहे हैं, आप सीए को परस्यू करना चाह रहे हैं, आप अकाउंटिंग फील्ड में आना चाह रहे हैं, आप एसपीएफ को ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पे फैकल्टी आपके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है? हमारे आए दिन स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। हर सीबीई में हमारे 80 प्लस स्टूडेंट्स तो होते ही हैं, 90 प्लस भी होते हैं। तो मैं आपके साथ यही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। आई होप कि आपको इसमें मदद मिलेगी जब नेक्स्ट एफएफए या एफटी के एग्ज़ाम में आप बैठेंगे। मैं आपने मुझे अपना टाइम दिया, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा।